हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टवानी ट्यूटोरियल्स। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशिफ टवानी स्वागत करता हूं आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम के डिस्कशन में। गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में जो हमें सीखना है वो वन बाय वन सारे एप्लीकेशंस में आपको बता दूं। और एक तो एप्लीकेशंस वी आर सपोज्ड टू डिस्कस। आपको पहले तो गॉस थ्योरम रिकलेक्ट कर लेना चाहिए। गॉस थ्योरम इज आल्सो कॉल्ड एज गॉस लॉ। बोलते हैं कि अगर कोई आपके पास क्लोज द सर्फेस हो, शेप कुछ भी रहे चलेगा, एनी शेप डजंट मैटर व्हाट शेप इट इज, बट इट हैज टू बी क्लोज सरफेस एंड इट इज एनक्लोजिंग सर्टेन चार्जेस। इन सारे चार्जेस की टोटल मान लेते हैं क्यू, आई ऐड देम एंड द टोटल ऑफ ऑल द चार्जेस इज क्यू। तो इस सरफेस का जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इस सरफेस का जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, दैट विल बी 1 by epsilon 0 टाइम्स the summation of all the charge, मतलब total Q, and जितने भी चार्जेस होंगे सबको ऐड करने के बाद जो चार्ज मिला दैट इज Q, एंड 1 by epsilon से उसे मल्टीप्लाई कर दे तो हमें इस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिल जाएगा। I stands for इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस गॉस थ्योरम जो हमने पिछले एपिसोड में डिस्कस किया। अब इसके एप्लीकेशंस की तरफ आ जाएंगे। हाउ डू वी यूज इट? इसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है। The application is to find इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कहां से निकालेंगे? तो फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड ए चार्ज स्फीयर, फिर आउटसाइड ए चार्ज सिलेंडर, एंड देन आउटसाइड ए चार्ज plate of infinite length and breadth, जिसे आप infinite area भी बोल सकते। तो बेसिकली हमें ये तीन एप्लीकेशंस देखने हैं, वन बाय वन हम हर एक को देखना शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट विद फाइंडिंग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड ए चार्ज्ड स्फीयर, और इसके हमारे लिए मदद करने के लिए विल बी हैविंग गॉस थ्योरम। तो begin with the first one. हमारे पास होना चाहिए एक चार्ज्ड स्फीयर, और वो किस तरह से दिख सकता है देख लेते हैं। Let's assume it is homogeneously charged sphere. Homogeneously charged मतलब इसका सब तरफ चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, कहीं कभी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज नहीं होना चाहिए। अब कुछ लेबलिंग कर लेते हैं स्फीयर के लिए। स्फीयर को नाम दे देते हैं स्फीयर ए, स्फीयर की रेडियस ले लेते हैं कैपिटल आर, स्फीयर के सेक्टर को लेबल कर देते हैं O। तो O is the center of sphere, R is the radius of sphere, and A is the name of the sphere. Now the point is, अब अगर अच्छे से देखें, सारा चार्ज उस स्फीयर के आउटर सरफेस है। और गॉस थ्योरम की सबसे पहली कंडीशन थी कि चार्ज हैज टू बी एनक्लोज्ड, मतलब अंदर होना चाहिए। तो इस सिचुएशन में एज इट इज पोजीशन पे मैं गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकता हूं। तो अगर मुझे गॉस थ्योरम अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी ही है तो मुझे ये चार्ज को एनक्लोज करवाना पड़ेगा। तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए फिर हम थोड़ा सा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस स्फीयर का जो सेंटर है, उसी स्फीयर को सेंटर लेकर एक बड़े रेडियस को कंसीडर करेंगे। उस बड़े रेडियस को हम पॉइंट आउट कर देंगे स्मॉल आर। इन सिंपल वर्ड्स में बोल रहा हूं, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। और यहाँ पर एक पॉइंट पी इमेजिन कर लेते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट पी। और इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी की, ये हमें ढूंढना है। तो इसके लिए हम करेंगे कि जो स्मॉलर रेडियस है उसका हम लोग एक और स्फीयर बना लेंगे, एक तरह का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, सच दैट अ पॉइंट पी इज लाइंग ऑन दिस न्यू स्फीयर। इस न्यू स्फीयर का नाम रख दिया स्फीयर बी, जिसका रेडियस कितना हो चुका बच्चों? स्मॉल आर। और स्मॉल आर इंटरेस्टिंगली कैपिटल आर से बड़ा। अब इस डायग्राम से आपको समझ चुका होगा कि पॉइंट पी इज लाइंग आउटसाइड द चार्ज जो स्फीयर है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात ये हो गई कि स्फीयर बी हैज नाउ एनक्लोज्ड ऑल द चार्जेस। जो स्फीयर ए के सरफेस पे आउटसाइड में थे और स्फीयर बी के अंदर एनक्लोज हो गए। अब चूंकि वो चार्जेस एनक्लोज हो गए थे स्फीयर बी के अंदर, तो मैं अब गॉस थ्योरम लगाने के पोजीशन में आ गया। पूरी प्रोसीजर 4 स्टेप में हम ब्रेक डाउन करेंगे। एक, गॉस थ्योरम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना,
दूसरा, हमें भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी। फिर तीसरे स्टेप में हम दोनों इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि एक ही पॉइंट पे निकाली जा रही है इसे इक्वेट करेंगे। और चौथा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो उससे ढूंढना जो हमें बोला गया इसे ढूंढ लेंगे। चार स्टेप समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल गॉस थ्योरम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, सेकंड अकॉर्डिंग टू अस व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन हम इतना महान व्यक्ति बन जाऊंगा कि गॉस की बराबरी कर लूंगा, मतलब विल इक्वेट आवर इक्वेशन ऑफ फ्लक्स विद गॉस का इक्वेशन ऑफ फ्लक्स, और फाइनली विल फाइंड आउट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। द वर्किंग प्लान ऑब्वियसली क्लियर टू यू। अब इसके हिसाब से प्रोसीड करते हैं बच्चों। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, आप गॉस लॉ भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, डू वी रियली नो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 by epsilon 0 times the total charge enclosed? तो किस स्फीयर ने एनक्लोज किया? स्फीयर बी ने। कितना चार्ज एनक्लोज किया? लेट अस कंसीडर कि स्फीयर ए के ऊपर जो टोटल चार्ज है दैट इज q, जितने भी छोटे छोटे चार्जेस है सबको ऐड करिए, सबका कंबाइंड टोटल मेरे को मिल गया स्मॉल q। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं। ऐसे मैं थोड़ा सा सिंपल वे में ऐसा भी लिख सकता हूं, q upon epsilon naught 1 into q is q, तो we just simplify it and write it that way। ये समझ में आया कि बच्चों सबको? दिस वाज अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। हो गया हमारा इक्वेशन 1 रेडी। नाउ एक सेंटेंस लिखो, लेकिन आपने ऐसे मत लिखना अकॉर्डिंग टू वी, हमारे हिसाब से, हमारे हिसाब से गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखना। आप क्या लिखने का? अकॉर्डिंग टू वी ही लिखने का। देखो एग्जाम में वी नो, हमें पता है। हमें क्या पता है बच्चों? हमें पता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है दैट इज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds। याद आता है ऐसा कुछ? कई बार इंटीग्रेशन के सिंबल को इस चैप्टर में ऐसे भी देखोगे, जैसे इंटीग्रेशन का सिंबल नहीं दिखेगा, साथ में एक सर्कल भी लगा हुआ मिल जाएगा। और जो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम पढ़ते हैं सरफेस इंटीग्रेशन, क्योंकि दिस इज मेंट टू इंटीग्रेट, यानी कि एट द सरफेस एरिया। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि कोई अलग टाइप का इंटीग्रेशन होता है क्या? तो जवाब है नहीं। जो मैथमेटिकल रेगुलर इंटीग्रेशन आप पढ़ते आए हो, वहां जितने भी लॉस फॉर्मूले लगते हैं वो सब एज इट इज हम सरफेस इंटीग्रेशन पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इफ यू आर फाइंडिंग दैट डिफिकल्ट, सिंपल सा ऐसा इंटीग्रेशन सिंबल लगा दो, एंड इफ यू फाइंड इट कन्वीनियंट, कोई दिक्कत नहीं, तो जैसा सरफेस इंटीग्रेशन के सर्कुलर एरिया मतलब एनक्लोज्ड एरिया हम सिर्फ बता रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए क्लोज्ड एरिया। ठीक है, तो आप ऐसे इसको सरफेस इंटीग्रेशन बोल के बता सकते हैं। अब इस एक्सप्रेशन को अगर सिंपलीफाई करो तो 10 दिस बिकम phi इक्वल्स टू इंटेंसिटी इज कांस्टेंट, तो वैसे इंटीग्रेट पहले तो उसको ऐसे कर लिया स्लाइड कर, a डॉट b इक्वल्स टू a b cos थीटा, पहले इसको ऐसे कर लेता हूं। याद है क्या वेक्टर वर्जन? a डॉट b इज डिफाइंड एज ab cos थीटा। अब वेक्टर साइन हमने गायब कर दिया। Now we are aware of the fact that intensity is constant, तो मैं उसे इंटीग्रेशन के बाहर निकाल देता हूं। अंदर में क्या बचता है? ds cos थीटा। अब सबसे पहले तो आपको याद दिला दूं कि ds कौन है। You need to understand this. Point P पे जहां हम इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, वहां पर we are imagining a small elemental area जिसको मैं शेड किया हूं। We label this as ds। अब इस छोटी सी एरिया को अगर मैं इंटीग्रेट करते चला ds 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 ऐसे हजारों लाखों करोड़ों ds को जोड़कर इस स्फीयर भी बनाना। ठीक है, तो आप इंटीग्रेशन ऑफ ds करना समझ रहे होंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि इंटेंसिटी सिर्फ इस तरफ नहीं जा रही होगी, इंटेंसिटी इधर 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 सब तरफ जाती होगी। और अगर आप नहीं समझ पाते तो एनालॉजी देता हूं, फिर समझना आसान हो जाएगा। इस चार्ज बॉडी को समझिए सन, SUN सन, सूरज। और सूरज की किरणें हमेशा सूरज के सरफेस से बाहर जाती है। तो यहाँ पे धरती है तो यहाँ पे लाइट पहुंच जाएगी उसकी, यहाँ पे से मर्क्यूरी होगा तो लाइट वहां पहुंच जाएगी, तो वीनस होगा लाइट तो उधर भी पहुंचेगी। इनफैक्ट इधर अगर कोई प्लैनेट नहीं तब भी लाइट उधर जाएगी, भले कोई से रिसीव करे या ना करे। सूरज के सरफेस से लाइट हमेशा आउटवर्ड हर डायरेक्शन में जाएगी। और इंपॉर्टेंट बात, सूरज के अंदर में वो लाइट एंट्री नहीं करती। हमने सीखा है लाइंस ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो सरफेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होकर बाहर जाती है आउटवर्ड्स, उस सरफेस के अंदर इनवर्ड्स एंट्री नहीं लेती। वो बेसिक आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर ही है ऐसा नहीं, इधर 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 हर जगह होगी। कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे दिखाते हैं, और कन्वीनियंस से हमने एक जगह दिखाया, पूरे सरफेस बी के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिखरी पड़ी होगी। इस सरफेस बी को कुछ लोग गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं।
गॉसियन सरफेस। तो एक सरफेस तो है, बट हमने एक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करके बनाया है, एक इमेजिनरी सरफेस है वो, जिसने सरफेस ए को एनक्लोज कर लिया अपने अंदर गॉस लॉ को अप्लाई करवाने के लिए, इसलिए उसका नाम रख दिया गॉसियन सरफेस। ठीक है, या गॉसियन स्फीयर भी बोल सकते हैं क्योंकि उसका शेप स्फीयर ही है। तो गॉसियन सरफेस हियर इज अ गॉसियन स्फीयर आल्सो। ये नाम बोला तो भी ठीक, नहीं बोला तो भी एक्स्ट्रा मार्क्स तो आपको मिलने नहीं, और नहीं बोलने पे मार्क्स कटने भी नहीं। ठीक, चलिए तो अब ये गॉसियन स्फीयर कितनी इंटेंसिटी होगी, इसके मैं इंटीग्रेशन करना चाह रहा हूं। बट व्हाट अबाउट दिस cos थीटा? इस cos थीटा को समझने के लिए आपको जो थ्योरी सिखाई गई उसे वो याद कर लेते। सपोज दिस इज एरिया डीएस। एरिया डीएस इतनी बड़ी नहीं होती जितनी मैं यहाँ या वहां दिखा रहा हूं। डीएस का मतलब क्या होगा? डी मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, और एस मतलब सरफेस एरिया, और ये इतनी छोटी है कि आप देखा जाए तो वहां ड्रॉ करेंगे तो इट वुड बी वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट टू, एकदम थोड़ी सी। ठीक है, तो ये समझाने का मकसद बड़ी दिखा देते हैं। तो अब ये जो वेरी स्मॉल सरफेस एरिया है, आपको याद दिला दो कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको कोई डायरेक्शन होता है। डू यू रिमेंबर व्हाट वाज टॉट टू यू एज द डायरेक्शन ऑफ एरिया डीएस? वेरी गुड। मान लेते हैं दिस इज एरिया डीएस, तो एरिया डीएस को परपेंडिकुलर होती है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, मतलब एरिया डीएस और डायरेक्शन के बीच में एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो दिस इज एरिया डीएस, इट हैज टू बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया डीएस। तो मैंने एरिया डीएस की डायरेक्शन भी बना दी, वेक्टर डीएस की डायरेक्शन। अब आप मुझे उस डायग्राम को देखकर पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे जा रही है। इस चार्ज सरफेस से शुरू हुई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यहां से कलर बदल दूं क्या? अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस सरफेस से शुरू हुई, सरफेस से उसने कितना एंगल बनाया? 90 डिग्री, और यहां से ये चली आउटवर्ड, आया ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस तरह से आउटवर्ड जा रही है, मतलब कुछ ऐसी चल रही है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक डीएस का डायरेक्शन सेम हुआ, दे आर ओवरलैपिंग ईच अदर, तो उनके बीच में कोई एंगल बचा ही नहीं। मान लो डीएस ऐसे होता, ई ऐसे होता, या तो फिर डीएस ऐसे होता, ई ऐसे होता, तो कुछ थीटा एंगल बनता। बट अभी दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा? वेरी गुड। इस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि थीटा इज 0 डिग्री, बराबर। वैसे डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती बिकॉज 0 के साथ कोई यूनिट फिट नहीं होता। ठीक है, बस बोलने की आदत है, इसने डिग्री बोल दिया, और as we can bus plainly put it as theta equal to 0। बच्चों अगर आपको ये समझता है कि थीटा इज 0 तो कृपया मेरी मदद करें और मुझे जल्दी से बताएं व्हाट इज cos थीटा व्हिच इज cos ऑफ 0 डिग्री इक्वल टू मोर प्रिसाइजली +1। ठीक है ना, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है? +1। तो ये डायग्राम अलग से बनाने की जरूरत नहीं है कि वहीं पर बन चुका है इंटेंसिटी और डीएस का डायरेक्शन। फिर भी मैंने आपको थोड़ा ब्रॉड एलॉबरेशन के लिए सेपरेटली दिखा दिया। ठीक है, अब आपके पास ये क्लियर हो चुका है कि क्योंकि थीटा 0 है, थीटा इज 0 डिग्री, therefore cos थीटा becomes cos 0 डिग्री एंड दैट इज +1। तो अब मेरे पास फ्लक्स का एक्सप्रेशन क्या बना? मेरे पास फ्लक्स का एक्सप्रेशन बना जो phi is equal to E, तो मैं पहले ही बाहर निकाल दिया था, इंटीग्रेशन ऑफ ds into 1 इंटीग्रेशन ऑफ ds into 1। क्या मैं इसको a नहीं ds बोल दूं? ds into 1 is ds। और मैथ्स को जल्दी से याद करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx is defined as x। तो इस लॉजिक से इंटीग्रेशन ऑफ ds would be defined as s, where s would be कंप्लीट सरफेस एरिया। तो ds ऐसा पूरा सरफेस एरिया में जोड़ के चलूंगा, मुझे गॉसियन सरफेस का कंप्लीट सरफेस एरिया मिल जाएगा। डू यू एग्री दिस? तो मैंने इसको क्या लिख दिया बच्चों अगली स्टेप में, e into s, इंटीग्रेशन ऑफ ds नाउ हैज बिकम s, इंटीग्रेशन ऑफ ds को मैंने s से रिप्लेस कर दिया। अब ये तो वो चीजें जो मुझे ढूंढना है, ये क्या है? चार्ज स्फीयर के आउटसाइड, चार्ज स्फीयर के आउटसाइड क्या ढूंढना है? फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ये ढूंढना है आपको, कितना एम है, तो मुझे ये ढूंढना है। पर क्या मुझे सरफेस एरिया एस की वैल्यू पता है? ई की वैल्यू तो मैंने ई लिख दिया। सरफेस एरिया और स्फीयर, कौन सा स्फीयर लोगों बच्चों? स्फीयर बी या स्फीयर ए? दो स्फीयर है, स्फीयर बी देंगे क्योंकि हमने उसकी सरफेस एरिया इंटीग्रेट की है। तो सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4, वेरी गुड, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं थोड़ा सा परेशान हो गया हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर में कैपिटल आर स्क्वायर लूं या स्मॉल आर स्क्वायर लूं?
स्मॉल आर, क्योंकि हम स्फीयर बी के रेफरेंस में बात कर रहे हैं और स्फीयर बी का रेडियस है स्मॉल आर, आई पुट इट एज 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब बच्चों ये फ्लक्स हो गया अकॉर्डिंग टू अस इनकी डॉट डीएस उसकी डेफिनेशन, वहां से हमने इसको सिंपलीफाई किया तो वी गॉट E into 4 pi r square। ये बन गया एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट दैट पॉइंट, एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एज पर गॉस अंडरस्टैंडिंग। गॉस ने जो लॉ बताया उसके हिसाब से फ्लक्स ये रहा, पर हमारे हिसाब से फ्लक्स होता है E डॉट ds। E डॉट ds को सिंपलीफाई किया था इतना में E रह गया, ds ये बना s, s is equal to 4 pi। सो सिंपल है, तो स्टेप्स मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया, इससे कम भी कर सकते थे। E के लिए E, ds का इंटीग्रेशन s is 4 pi r square। डायरेक्टली समझ में आ रहा है। अब यही छोटी स्टेप्स तुम कुछ कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस टू सेव टाइम। अब मेरा कहना यह है कि हमने दो काम पूरे कर दिए, गॉस के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता कर लिया, एक हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता कर लिया। अब टाइम आ गया है कि हम गॉस जितने महान बन जाए, उसको फ्लक्स निकालते हैं, हमें फ्लक्स निकालता है तो दोस्ती कर लेते। ये दोनों फ्लक्स हमने कहाँ निकाले, 3 पॉइंट पी के जगह पे निकाले। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2, can I claim that E into 4 pi small r square is equals to Q upon epsilon 0? ये क्लेम कर सकते हैं बच्चों हम लोग? ये हमारे हिसाब से फ्लक्स और ये गॉस के हिसाब से फ्लक्स। अब ये दोनों इक्वेट कर दिए और हमारा एम याद कर लेते हैं जल्दी से। हमें क्या ढूंढना है, E की वैल्यू ढूंढना है। तो मैं सोच रहा हूँ तुमको लेफ्ट हैंड साइड पे रोक लेता हूँ और बाकी सारे टर्म्स को राइट हैंड साइड भेज देता हूँ। मुझे क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E मिल जाएगा। तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट स्टेप क्या बना लिया बच्चों, देयरफॉर E इज इक्वल्स, ये 4 पाई को राइट साइड में भेजूंगा तो इधर वो मल्टीप्लिकेशन में, अपोजिट साइड जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा और बाकी कौन बचा राइट हैंड साइड पे, Q अपॉन R, सॉरी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन। आप चाहे तो आंसर यही छोड़ दो क्योंकि इंटेंसिटी मिल गई आपको, तो दे विल गिव यू फुल मार्क्स। तो मैं फिर भी चाहता हूं कि थोड़ा सा जुगाड़ समझो, एडजस्टमेंट समझो। मैं ये कर रहा हूं 1 बाय 4 पाई इस r स्क्वायर को उधर और एप्सिलॉन नॉट को इधर। ऐसा करने से बनेगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन r स्क्वायर। और मेरे ख्याल से ऐसा कुछ फॉर्मूला आपने इसके पहले जब इंटेंसिटी का डिस्क्रिप्शन शुरू हो रहा था, बेसिक्स हम सीख रहे थे, ऐसे फॉर्मूला सीखा था, ठीक है, याद है क्या? इंटेंसिटी का यही फॉर्मूला हमने हमारी इंटेंसिटी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग में सीखा था। 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय r स्क्वायर। चार्ज जो स्फीयर आउटसाइड पॉइंट, चार्ज जो स्फीयर है जो आउटसाइड पॉइंट है वहां पर इंटेंसिटी में इस वैल्यू से कैलकुलेट करके आ जाएंगे। इतना लिखने के लिए आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये जनरली 3 मार्क्स से 4 मार्क्स के बीच में कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो आई टेल यू हाउ इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स गोइंग। 1 मार्क फॉर द डायग्राम, 1 मार्क फॉर टेलिंग गॉस थ्योरम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 1 मार्क फॉर टेलिंग हमारे हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितने मार्क हो गए, 3। एंड फाइनल मार्क हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस के इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इक्वेट करके इंटेंसिटी निकालना। ये 4 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कभी कभी 3 मार्क ले आएगा क्वेश्चन, तो हाफ मार्क फॉर डायग्राम, हाफ मार्क फॉर गॉस थ्योरम के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 1 मार्क हो गया हाफ प्लस हाफ, 1 मार्क फॉर हमारे फॉर्मूले के हिसाब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, 2 मार्क हो गए। और बाद में इक्वेट करके इंटेंसिटी निकालना तीसरा और आखिरी मार्क हो। ये क्वेश्चन 4 मार्क लेना पड़ता है, जितना उतना ही पड़ेगा, एक बार ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबको समझ गया। इफ यू विश टू टेक अ फोटोग्राफ, जल्दी से इसका फोटो ले लीजिए, फिर मैं इसको उठा देता हूँ। समझ लेना, जल्दी ले लो। हो गया? कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। गॉस थ्योरम के हिसाब से हमने फ्लक्स निकाला, अपने हिसाब से फ्लक्स निकाला, दोनों को इक्वेट किया, ई निकाल दिया, खत्म। हर एप्लीकेशन में कुछ ऐसा ही करना है। वैसे आपका आंसर ये खत्म जरूर हो जाता है, लेकिन मुझे अब आपको कुछ स्पेशल केसेस समझानी है, कुछ एडजस्टमेंट्स बतानी है। स्पेशल केसेस आपको एमसीक्यूज में मदद करेंगे, एडजस्टमेंट आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो अब एक्स्ट्रा पार्ट इसी से रिलेटेड डिस्कशन के लिए तैयार हो जाए। इधर हमने क्या ढूंढ लिया,
स्फीयर के आउटसाइड पॉइंट पे, आउटसाइड पॉइंट मतलब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, सो आउटसाइड पॉइंट बोलते हैं। हाउ मच वाज द फॉर्मूला? E is equals to 1 upon 4 pi epsilon naught into q upon r। बच्चों इसको देखकर एक इमीडिएट कंक्लूजन तो बनता ही है कि E is inversely proportional to r square। 1 by 4 pi epsilon naught is a constant, इसकी वैल्यू 9 10 power 9 होती है। और Q is the charge enclosed, जो बंद है चार्ज, वो बाहर जा नहीं सकता, बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता, अंदर से कोई बाहर न जा सके, ऐसी सिचुएशन हो गई। गॉसियन के बीनों से कैद करके रखा है, ठीक है, बाहर से कोई अंदर ना आ सके। क्यों? फिर से बाहर में बाउंड्री बन के गॉसियन सरफेस पड़ा है, तो अंदर बाहर जब चार्ज हो ही नहीं सकता, जो है वो डॉट है, एक जो भी कांस्टेंट है 1/4 pi epsilon naught Q कांस्टेंट है, तो पॉइंट P का से इतना ही कर सकता हूं कि पॉइंट P को मैं यहाँ यहाँ या इधर इधर ऐसे आगे पीछे कर सकता हूँ। उससे क्या होगा? R की वैल्यू बदलेगी, हम R की वैल्यू बदलने से इंटेंसिटी बदल, इस पूरे फॉर्मूले का ये मैथमेटिकल तरीके समझ में रिलेशनशिप बिटवीन R एंड इंटेंसिटी। ठीक, ये एक एक्स्ट्रा चीज आपको बता दी है। ये सब हमने कहां के डिस्कस किया बच्चों? व्हेन R वाज ग्रेटर देन कैपिटल R, इस सिचुएशन में हमने इसको डिस्कस किया, R ग्रेटर देन कैपिटल R। अब हमारे पास सिचुएशन क्या क्या कर सकते हैं टीचर्स? वो ये कि आपको चार्ज की वैल्यू है, क्यू की वैल्यू दे ही नहीं, तो चार्ज की वैल्यू देंगे ही नहीं। अब चार्ज नहीं देंगे तो फिर क्या देंगे? तो आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी दे। याद कीजिए जब बेसिक सिखा रहा था तो हमने चार्ज डेंसिटीज के 3 पैटर्न देखे थे, एक वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, एक सरफेस चार्ज डेंसिटी और एक लीनियर चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वाज चार्ज अपॉन वॉल्यूम एंड दैट वाज रो। सरफेस चार्ज डेंसिटी वाज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को S बोल सकते हैं या तो A भी बोल सकते हैं, आपकी मर्जी, सरफेस एरिया को S बोल दो या एरिया का A बोल दो। अभी के मैं S बोल देता हूं। चार्ज अपॉन सरफेस एरिया वाज सिग्मा, और एक था चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट वाज लैम्बडा। याद आ रहा है कि 3 तरह का चार्ज डेंसिटीज, पूरा एक एपिसोड हमने इसको डेडिकेट किया था टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। तो अब मेरे पास यहाँ पर एक सरफेस एरिया है जिसके ऊपर चार्ज लोकेटेड है। कौन सा सरफेस एरिया पे चार्ज लोकेटेड है बेटा? स्फीयर ए के या स्फीयर बी के? स्फीयर ए के सरफेस पे चार्ज लोकेटेड है, तो चार्ज डेंसिटी वो स्फीयर ए के रेफरेंस में देगा या स्फीयर बी के? ए के रेफरेंस में, क्योंकि चार्ज वहां पर है। तो अगर मेरे क्वेश्चन में चार्ज देने के बदले टीचर ने चार्ज डेंसिटी दे दी, तो मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से समझिए, ठीक है। आई पुट एज चार्ज इज इक्वल्स टू सिग्मा इनटू सरफेस एरिया, sigma into surface area, cross multiplication. Are you getting this? चार्ज को मैं Q को रिप्लेस कर पाऊंगा सिग्मा इनटू S से, बट लेट मी टेल यू, S मतलब सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। लेट मी नो व्हिच स्फीयर, A और B? A, क्योंकि चार्ज इज ऑन स्फीयर A। पिछली बार मैंने स्फीयर B क्यों चुना था? बिकॉज हम लोग इंटेंसिटी स्फीयर B के रेफरेंस में निकाल रहे हैं। अब मैं चार्ज किसके रेफरेंस पे देखा हूं? स्फीयर A के लिए। ये सरफेस एरिया स्फीयर A की होगी बच्चों। तो सिंस सिग्मा इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, therefore charge is this much, therefore charge is sigma into surface area of sphere is 4 pi। कौन सा वाला? आपने चुना है स्फीयर A, उसके ऊपर चार्ज और स्फीयर A का रेडियस कैपिटल R है, दिस बिकम्स 4 pi कैपिटल R स्क्वायर। इज इट ओके? अब अगर ये एक्सप्रेशन मैं ले लूं और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ये एक्सप्रेशन ले लो और ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, व्हाट डू आई गेट? इसमें कर रहा हूं, तो E is equals to how much? 1/4 pi epsilon naught into Q के बदले sigma into 4 pi capital R square upon small r square। अब देखिए बेटा, बहुत मजेदार काम करने वाले हम लोग। आप में से जिनको भी एनिमल का डॉक्टर बनने का इच्छा है, एनिमल हस्बेंड्री सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यू आर कॉल्ड वेट, ठीक है। देखो कितना खतरनाक ऑपरेशन करेंगे। एनिमल को कितने पैर रहते? एक साथ काट डालेंगे, इसके 4 पैर, उसके 4 पैर काट, 4 पैर 4 पैर काट, ठीक है। देखो तुमको सर्जन बना दिया मैंने, ठीक है। जानवरों का, इंसानों को बनना है तो इसके अगले डायरेक्शन में बना दो, टेंशन मत लो। इंसानों को कितने पैर रहते? तो ठीक, ये 4 pi का यहाँ तक क्लियर है। So what is left now? Therefore E is equals to 1 into sigma into R square, sigma into capital R square divided by epsilon naught into small r square. So electric field intensity for a point outside, मतलब R greater than R के लिए,
पॉइंट आउटसाइड है कैसे समझेगा, ये जो पॉइंट की दूरी है स्मॉल आर वो कैपिटल आर से बड़ी है, तो पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड। उसका एक फॉर्मूला और एक बन गया मेरे पास। पहला फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ चार्ज यानी कि क्यू, और दूसरा फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज या सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि सिग्मा। ये दो फॉर्मूले करने के पीछे का लॉजिक क्या था? लॉजिक बहुत सिंपल था। टीचर आपको न्यूमेरिकल देते वक्त हो सकता है चार्ज दे और इंटेंसिटी मांगे, अब यहां से जाए चार्ज नहीं दिया, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया, तो फॉर्मूला काम में नहीं आएगा। फिर आप सिग्मा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इंटेंसिटी इस फॉर्मूले से निकालें। इसलिए अल्टरनेटिव फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल पर्पस के लिए सजेस्ट करते हैं। इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल बोर्ड्स में भी बार बार आए हैं और एंट्रेंसेस में भी इस फॉर्मूले के ऊपर बार बार न्यूमेरिकल बने हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए अलग से मैंने आपको नोट करवा दिया। अभी अगर ये समझ गया तो फिर कुछ स्पेशल केसेस है वो भी बता देता हूँ। आर यू रेडी फॉर द स्पेशल केसेस? अरे बोलो या नहीं बोलो? वेरी गुड। अब स्पेशल केसेस टीचर आपके साथ क्या पुटअप कर सकते? आपको एक सिचुएशन ये दी जा सकती है, कोई पॉइंट पी है, ये वाला पॉइंट पी जहां पे इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, इट इज लाइक जस्ट आउटसाइड द चार्ज जस्ट हियर ए, चार्ज जस्ट हियर ए, जस्ट थोड़ा सा ना के जैसा थोड़ा सा डिस्टेंस बाहर खड़ा है। तो ऐसे वक्त बच्चों क्या मैं ये क्लेम कर लूं कि पॉइंट पी की दूरी जो कि स्मॉल आर, इट इज वेरी मच क्लोज टू कैपिटल आर। कैपिटल आर कौन है? चार्ज नियर ए का रेडियस। स्मॉल आर कौन है? पॉइंट पी की दूरी फ्रॉम द सेंटर। दोनों स्फीयर कोसेंट्रिक है, दोनों का सेंटर सेम है, कोसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर। अब मैंने अगर बोला कि पॉइंट पी इतनी दूर नहीं खड़ा है, चार्ज स्फीयर के जस्ट आउटसाइड खड़ा है, तो मेरे ख्याल से यहां से लेके यहां तक की दूरी वुड बी स्मॉल आर। अरे हाँ या ना? पॉइंट ओ से इस पॉइंट को भी का नाम देता हूं पी डैश, तो ओ से पी डैश की दूरी होगी स्मॉल आर। स्मॉल आर ऑफ कैपिटल आर से हल्का सा ही बड़ा रहेगा, तो मैंने बोला दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल, दे आर अप्रोक्सीमेटली। ये एक स्पेशल केस दी जा सकती है। एक दूसरी स्पेशल केस दी जा सकती है कि पॉइंट पी इज लाइंग इनसाइड, इसको अभी का पी डबल डैश कर देता, पॉइंट पी इज लाइंग इनसाइड द चार्ज जो स्फीयर ए। तो बेटा इस पर स्मॉल आर कितना हो गया? तो कैपिटल आर से भी छोटा हो गया। स्मॉल आर का मतलब क्या? उस पॉइंट पी की दूरी फ्रॉम द सेंटर। पिछली बार सबसे पहले पॉइंट पी आउटसाइड था, स्मॉल आर ओ से यहां तक था पी तक। दूसरे केस में क्या किया हमने, यहां पर पॉइंट पी को जस्ट आउटसाइड लेके आ गए, स्मॉल आर का दूरी छोटा हो गया और कैपिटल आर के आसपास हो गया। तीसरे केस में हम क्या बोल रहे हैं कि पॉइंट पी इज लाइंग इनसाइड द चार्ज स्फीयर ए, तो अब ये जो स्मॉल आर हो गया वो कैपिटल आर से छोटा हो। पहले कहां से शुरू किए थे याद करो, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, यहां से शुरू किए थे, फिर इक्वल पे आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, और फिर छोटे में जाते हैं। ये दो स्पेशल केसेस आपको एमसीक्यूज ले या 1 मार्क क्वेश्चंस ले मदद करेगी। रेडी फॉर दिस? चलो बच्चों हमारे पास ई का एक फॉर्मूला आया है, अभी ताजा निकाले प्रैक्टिस है। E is equals to sigma into r square upon epsilon naught, और स्मॉल r स्क्वायर को मैं कैपिटल R स्क्वायर से रिप्लेस कर सकता हूँ इस रिलेशन। स्मॉल r is approximately capital R, स्मॉल r square would be approximately equal to capital R square। ये समझा सब्स्टिट्यूशन? now you can just cancel them out, इसको काट दिया तो आपके पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बचा? therefore intensity equals to sigma upon epsilon naught। इस फॉर्मूले को और से देखो, इसमें डिस्टेंस का कोई टर्म बचा ही नहीं, डिस्टेंस के सारे टर्म तो कट गए, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला फाइनली E is equals to sigma by epsilon naught बना, लेकिन कब? जब सारे डिस्टेंस इक्वल थे तो कैंसिल हो गए। डिस्टेंसेस इक्वल नहीं है तो फिर ये रिलेशन, डिस्टेंसेस इक्वल है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां से r को गायब कर दोगे तो बचा हुआ अपना रिलेशन। बात समझ में? ये स्पेशल केस पक्का? देखिए नेवर theoretical MCQ also asking only the formula. Sometimes you may have calculations not based on this big formula but this small formula. बच्चा उसमें उलझ के रह जाता है। जब कई बार बोलता हूँ इंटरसेस क्रैक करना इजी होता है, अगर आपके पास पूरी सिस्टमैटिक ध्यान है तो कंडीशंस ध्यान रखो। ये कहा था r ग्रेटर देन ना, ये भी कब निकाला उसी कंडीशन में r ग्रेटर देन ना। जब ये स्पेशल इसको केस नंबर अगर 1 बोल दूं मैं तो दिस बिकम्स केस नंबर 2 एंड दिस बिकम्स नाउ केस नंबर 3। 2 and 3 being special cases। यहाँ पर हमने r ग्रेटर देन r के बदले r इक्वल टू r कर दी, तीसरी केस में r लेस देन स्मॉल सॉरी कैपिटल R कर दिया। अब यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी बननी चाहिए कोई गेस करेगा?
मैं थ्योरेटिकल हिंट भी दे सकता हूँ, मैथमेटिकल प्रूफ भी दे सकता हूँ। थ्योरेटिकल हिंट दो ना ना ना, इतना मैथमेटिशियन मत बनो प्लीज, मेरी हिंट ले लो, मेरे ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हमने आपको एक एनालॉजी दी थी, स्फीयर ए को बोलते मान लो सूरज है, और फिर बोलते पॉइंट बी को धरती वर्ती कुछ समझ लो। तो मैंने आपको क्या समझाया था, सूरज से रोशनी हमेशा सूरज के सरफेस से निकलती है और बाहर की तरफ जाती है, वो सूरज के सरफेस के अंदर नहीं आती। बार बार बोल रहा है, क्यों बोल रहा था, ये इस पॉइंट के लिए कितने की दिमाग की घंटी बज रही है। तो पॉइंट पी अगर अंदर आ जाए तो इंटेंसिटी तो शुरू इधर से उस तरफ हो रही, इस तरफ नहीं आ रही। तो वैल्यू पूछ लिया किसने, तो क्या जवाब दोगे, 0। वेरी गुड, ये इंटेंसिटी की वैल्यू आप 0 बोल दोगे। पता, अब कभी कोई टीचर ना बहुत परेशान करने के पीछे लग जाता है, सेपरेट 2 मार्क का क्वेश्चन बना देगा, अरे बताओ रे को ये इंटेंसिटी 0 क्यों हो गई। ये मत बोलना सर इसे सूरज समझो, सूरज की रोशनी बाहर जा रही थी अंदर नहीं आ रही थी, ये एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगा। ठीक है, तो एकदम वैलिड सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशन देता हूं जो आपको इमीडिएटली समझ में आ जाए। हमने जब पॉइंट पी आउटसाइड था तो क्या किया, एक गॉसियन स्फीयर बी बनाया और रेडियस स्मॉलर, बराबर। अब पॉइंट पी डबल डैश अंदर है, वो इस पॉइंट को यहां लेकर आ गए पी डबल डैश लोकेशन पे। तो अब मुझे फिर से क्या करना चाहिए, आई शुड कंस्ट्रक्ट ए गॉसियन स्फीयर, इस स्फीयर का नाम दे देता सी, और रेडियस स्मॉलर। और अब बताओ इस स्फीयर सी ने कितना चार्ज एनक्लोज किया, चार्ज एनक्लोज कितना है, क्योंकि सारा चार्ज तो स्फीयर ए पे है जो स्फीयर सी के बाहर है, स्फीयर सी ने चार्ज को एनक्लोज किया ही नहीं। तो भाई गॉस थ्योरम बोलता है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए तो इट इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स समेशन ऑफ चार्ज, या समेशन ऑफ चार्ज में क्या डालूं 0, 0 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट करूं तो 0, तो वहां पे फ्लक्स कितनी होगी 0, इंटेंसिटी कितनी हो गई 0। अब बोलिए सर इतना लिखना हमको नहीं आता, कोई बात नहीं, आपने अगर ये गॉसियन स्फीयर बनाया तो बोलना इसमें चार्ज एनक्लोज कितना है 0, Q इज इक्वल टू 0 और ये Q इक्वल टू 0 इसी इक्वेशन में डाल दो। ये समझे, जब R इज स्मॉलर देन कैपिटल R, इस सिचुएशन पे आप आ गए तो आपको क्या बोलना है, चार्ज एनक्लोज इज 0। ये हमने एक स्फीयर बनाया, पिछली बार पॉइंट यहां था हमारा, स्फीयर यहां आ गया, पॉइंट P यहां पर आ चुका तो स्फीयर ये रहेगा। इस स्फीयर C ने कोई चार्ज एनक्लोज ही नहीं किया, सारा चार्ज यहां पड़ा है, चार्ज एनक्लोज इज 0। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करते हैं 1/4πε0 इंटू 0, Q के बदले 0 लिख दिया, अपॉन R स्क्वायर। 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो फाइनल आंसर क्या बनता 0। देयरफॉर इंटेंसिटी फॉर इनसाइड पॉइंट, ये था इनसाइड पॉइंट इज 0। अब ख्याल में आ गया क्या क्या बनना, अरे हाँ यार यहाँ पे हमारी स्पेशल केसेस भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हमने यहाँ डाल दिया था, चलो इसको फोटो लेना है ले लो। हर एक चीज सिस्टमेटिकली मैंने एक साथ लाई है। इस पेज पे जो कुछ भी इस समय ये आपको सेपरेटली जब पूछे टीचर तो ही यूज करना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर को इसमें जोड़ कर मत लिखना, डिस्क्रिप्टिव आंसर से पिछले स्लाइड पे खत्म कर दिया कर। हो गया डन, सबको समझा गया सब केसेस। अब आ जाते हैं बच्चों हमारे सेकंड एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन नंबर 2। इस बार भी हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ढूंढनी है, वो फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहां पर, तो आउटसाइड ए चार्ज सिलेंडर। और टीचर समटाइम्स आपको तंग करने के लिए एक काम और कर सकता है, हमेशा नहीं करेगा कभी कर सकता है, और इनफाइनाइट लेंथ, सिलेंडर की लेंथ कितनी है तो इंफिनिटी तक लंबा है। ये वाला जो पोर्शन है ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, दिस माइट बी समटाइम्स गिवन समटाइम्स बी गिफ्ट ऑफ, डेरिवेशन करने का प्रोसेस सेम रहेगा। मैथ्स का ये जो वर्ड है इंफिनिटी, फिजिक्स में कई बार उलझाने के लिए दिया जाता है। अब आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि वो इनफाइनाइट लेंथ दे
या कोई फाइनाइट लेंथ है, फाइनाइट मतलब मेजरेबल, हमारे कैलकुलेशन के अप्रोच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कैसे, तो डेरिवेशन को अच्छे से देखते रहना, इस लेंथ का क्या हाल करते हैं हम लोग आपके ध्यान में आ जाए। इन्फिनाइट लेंथ के चंगुल से हम बच के कैसे निकलेंगे और करेक्ट आंसर तक कैसे पहुंचेंगे, ये कलाकारी सीखिएगा। रेडी फॉर दिस नाउ? रेडी फॉर दिस? तो सबसे पहले हमारा काम है एक डायग्राम बना देना। सबसे पहले मैंने लिख दिया कि भाई आई हैव ए सिलेंडर और ये चार्ज होमोजीनियसली यूनिफॉर्मली चार्ज, जैसा भी आप बोलना चाहो, मतलब कैसे लिखा हुआ है डायग्राम में, चार्ज इक्वल इक्वल डिस्टेंस। टीचर ने अगर इनफाइनाइट लेंथ बोल दिया तो डायग्राम में क्या करना, ऐसी डॉटेड लाइन एक्सटेंड कर देना, भाई ये बहुत लंबा है, इंफिनिटी तक लंबा है, चार्ज उधर भी जा रहा है इधर भी जा, ठीक है। तो इनफाइनाइट लेंथ डायग्राम में ऐसे दिखा देना। ये वर्ड्स नहीं बोला तो नीचे की और ऊपर की डॉटेड लाइन अवॉइड कर दे। समझ आ गया? अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन को पिछले वाले एप्लीकेशन से कंपेयर करते चलेंगे। पिछले बार स्फीयर था और स्फीयर का रेडियस था कैपिटल आर, इस बार सिलेंडर का नाम है ए और सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल। कंपैरिजन समझ रहा है? पिछली बार का ऑब्जेक्ट वो स्फीयर, स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर थी, इस बार ऑब्जेक्ट सिलेंडर है, सिलेंडर का रेडियस कैपिटल। चार्ज स्फीयर का नाम ए था पिछले बार और चार्ज सिलेंडर का नाम ए रख दिया। एनालॉजी में पढ़ने से क्या होगा कि आपको पहला डेरिवेशन पूछे टीचर या दूसरा, आपको कंफ्यूजन कम से कम होगा। वर्ड्स सिमिलर रखने की कोशिश कर रहा हूं। नाउ यू आर गिवन अ पॉइंट बी, आउटसाइड दिस चार्ज सिलेंडर ए, और बोला कि भाई इसके चार्जेस की वजह से, जो सिलेंडर ए के ऊपर चार्जेस है उसकी वजह से उसके ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की बनती है, ये हमें ढूंढ के बता दो। तो फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। अब इस पॉइंट की जो दूरी है फ्रॉम द एक्सिस, इस पॉइंट की जो दूरी है फ्रॉम द एक्सिस, लेट अस कॉल दैट डिस्टेंस एज स्मॉल r। डिस्टेंस को कितना मान लिया? स्मॉल r। तो मेरी पहली सिचुएशन तो एकदम ऑब्वियस होगी बेटा, पहली सिचुएशन बड़ी ऑब्वियस हो गई। r छोटा वाला इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द चार्ज सिलेंडर, तभी तो r बड़ा रहेगा, ठीक है। इस कैपिटल R से स्मॉल r बड़ा रहेगा। इसमें उलझना मत, कैपिटल R छोटा क्यों, स्मॉल r बड़ा क्यों, इंग्लिश के वर्ड्स के हिसाब से मत चलो कि कैपिटल शुड बी बड़ा, स्मॉल r शुड बी छोटा, ऐसा मत सोचो, ठीक है। सिंबल कोड ऐसे ही लिखिए, ऐसे ही लेके चलेंगे। अब मेरे पास फिर से एक चैलेंज आ गया, गॉस थ्योरम इस्तेमाल करना है बोलते हैं, उसी से इंटेंसिटी निकालोगे। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए चार्जेस शुड बी एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, बट इस बार जो सिलेंडर हमारे पास है, सिलेंडर ए, क्या उसने चार्जेस एनक्लोज किया है? जवाब है नहीं। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा? पिछली बार एक स्फीयर के बाहर में दूसरा स्फीयर बना दिए थे, तो इस सिलेंडर के बाहर में दूसरा सिलेंडर बना दो। समझ रहे हो क्या बोलो? सिलेंडर को सराउंडिंग हम एक और सिलेंडर बना देंगे, ठीक है। देखिए अब थोड़ी सी समझदारी से बनाएंगे इस सिलेंडर, ठीक है। अब जो सिलेंडर बनाएंगे उसकी लेंथ फाइनाइट रखेंगे। फाइनाइट मतलब जो हम मेजर कर सके उतनी कर, एंड लेट अस कॉल दैट फाइनाइट लेंथ एज स्मॉल एल। जैसे जा रहा हूं पीछे से ड्राइंग समझ गया ना, and the radius is capital R for cylinder A and small r for cylinder। अब फाइनाइट लेंथ का मैंने सिलेंडर लिया, एनक्लोजिंग द सिलेंडर ए, क्या उसने इसकी एंटायर इनफाइनाइट लेंथ को ढक लिया? तो उसने उसकी कितनी लेंथ को ढका होगा? कितनी लेंथ को कवर किया होगा, कितनी लेंथ को सराउंड किया उसने? इसकी खुद की लेंथ एल है, उसने एल लेंथ को कवर किया होगा ना। द लेंथ ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड स्मॉल एल होगी। ये समझा कि नहीं समझा? एक चादर का लंबाई 5 मीटर है, तो 5 मीटर लंबे चौड़े ऑब्जेक्ट को ढकेगा, आया ना। लेकिन उसकी मीटर 4 है और ऑब्जेक्ट से ढकना है, उसकी लंबाई 6 है, तो ढक पाएगा क्या? बस ऐसे ही सोचो, इसकी लंबाई इनफाइनाइट है और इसकी लंबाई है एल, तो कितना इससे ढकेगा? एल लंबाई का, एक्स्ट्रा लंबाई जो है वो उसके अंदर एनक्लोज नहीं हुई। तो बच्चों गॉस थ्योरम पूरे एंटायर लेंथ ऑफ सिलेंडर पे एप्लीकेबल नहीं होगा,
कितनी लेंथ ऑफ सिलेंडर पे एप्लीकेबल होगा? जितना एनक्लोज हुआ है, और एनक्लोज कितना हुआ है? लेंथ एल का सिलेंडर एनक्लोज हुआ है। ये सिलेंडर की बात करो, यानी वो इंफिनिटी का लंबा होगा, लेकिन हमने उसका कितना हिस्सा अंदर तैयार कर दिया? स्मॉल एल लेंथ का या स्मॉल एल हाइट का सिलेंडर आपने एनक्लोज कर दिया। पक्का? अब मुझे ढूंढना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट पॉइंट P, तो व्हाट आई एम सपोज टू डू, उस पॉइंट P के अराउंड एक स्मॉल एलिमेंटल एरिया ले लेंगे ds, और ds की भी एरिया की डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ds रहेगी। और बताओ ds और इंटेंसिटी के बीच का एंगल कितना? 0। तो थीटा इज 0 डिग्री, तो cos ऑफ 0 इज +1। ये आपके पास बैकग्राउंड तैयार रख लो। अब एक चीज मुझे प्रूफ की तरफ बढ़ना है। प्रूफ में हमने पहला स्टेप क्या किया था? स्फीयर पे किससे याद करो? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम क्या ढूंढते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स ढूंढते हैं, दैट इज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये याद आता है? चार्ज कौन सा? एंटायर चार्ज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ या चार्ज ऑफ द एनक्लोज्ड लेंथ? चार्ज ऑफ द एनक्लोज्ड लेंथ। अब ये चार्ज की वैल्यू मेरे को पता करनी पड़ेगी, तो हमने क्या बोला समझ लो, ध्यान से सुनना। दैट लैम्बडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिंगल बस लेंथ है, लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब जिसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझता, थोड़ा सिंपल कर लेते। कपड़ों का खरीदना बेचने वाला एपिसोड याद करो। हम कपड़े थान में खरीद रहे थे, थान 500 मीटर लंबा होगा, तो क्या आपको पूरे 500 मीटर कपड़ा खरीदना है? तो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर खरीदना है। तो आप जब उसको बोलते हैं कपड़ा कैसे दिए, क्या बताएगा? 1000 रुपए मीटर, 200 रुपए मीटर, जो भी उसका भाव होगा। और वो 1 मीटर बताएगा? नहीं बताएगा। फिर आप कपड़े की दुकान पे जाकर पता करके आओ क्या बताएगा, और फिर हमें भी बता। ठीक है, तो 1 मीटर का रेट बताता। फिर आपको 1.5 मीटर लेना है, 2 मीटर लेना है, 2.5 मीटर लेना है, वो आपकी मर्जी। तो अगर आपके पास 1 मीटर लेंथ का रेट दे दिया उसने 200 रुपीज, और आपको से 2 मीटर कपड़ा खरीदना है, तो आपको 2 into 200 पे करना पड़ेगा। आपको 3 मीटर कपड़ा खरीदना है तो 3 into 200 पे करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर के 1 into 200 पे किया। ये समझता है कि क्या होगा? तो ये मैंने क्या लिया? लेंथ, और इस चार्ज को, रेट को समझ लो चार्ज, रेट को क्या समझ लो बेटे? चार्ज। तो 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर लेंथ का चार्ज है लैम्बडा, तो 2 मीटर लेंथ का चार्ज लैम्बडा, 3 मीटर लेंथ का चार्ज v लैम्बडा। समझ आ रहा? हाँ ज्यादा। तो अब ये कहानी मैं कर रहा हूं पता करने का तरीका कि लैम्बडा क्या हुआ। लैम्बडा इज, ये कौन है? लेंथ, और ये क्या हुआ? चार्ज। तो अगर मैंने चार्ज पर यूनिट लेंथ दे दिया, मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे? लैम्बडा अपॉन 1, चार्ज अपॉन लेंथ। अगले सिचुएशन में 2 लैम्बडा अपॉन 2, तीसरे सिचुएशन में 3 लैम्बडा अपॉन 3, तो आखिरी सिचुएशन में इनफिनिट लेंथ में इनफिनिट लैम्बडा अपॉन इंफिनिटी। तो मेरे दिमाग की घंटी बजी, 2 2 कट, 3 3 कट, इंफिनिटी कट। क्या मिल रहा है बेटा? इससे कितना भी लंबा सिलेंडर हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ की कॉन्सेप्ट पता है। तो वैसे इतना तब आपको बताना नहीं है वहां पे, बस समझाने के बोल दिया। समझा तो गुड, नहीं समझा तो इग्नोर करो। इधर पे ध्यान देना, लैम्बडा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू लेंथ। इसको यहां से यहां तक समझो 1 मीटर लंबाई है, फिर तो 1 मीटर और ये 1 मीटर, और यहां से यहां तक 3 मीटर ऐसा समझो। यहां से यहां तक जो एनक्लोज्ड सिलेंडर की लेंथ हो 3 मीटर 1 मीटर मान लो, L इक्वल टू 3 मीटर ऐसा समझ लो। लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा की वैल्यू कुछ आपसे मांग रहा हूं 100 ले लो, तो लैम्बडा इससे 100 बोलो, तो 1 मीटर लंबाई पकड़ूंगा तो 100 बोला, और 1 मीटर लंबाई और 100 और 1 मीटर लिया और 100, तो 3 मीटर ले 300। ठीक है, ये इसका मतलब होगा। तो अब मेरे पास टोटल चार्ज क्या हो गया? लैम्बडा कितना? 100, और लेंथ है 3 मीटर, 100 into 3 या 3 into 100 जो भी हो। ख्याल में आ रहा है क्या? तो टोटल चार्ज एनक्लोज मुझे मिल जाएगा। 1 मीटर का 100, तो 2 मीटर का 2 into 100, 3 मीटर का 3 into 100, 3 मीटर का 3 into 100, तो L मीटर का L into लैम्बडा। फास्ट हो गया, फिर से रिपीट करो, समझा? तो Q की वैल्यू लैम्बडा into L है, तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? Q के बदले
लैम्बडा एल अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मैंने यहाँ पे क्या लिया, सिंस लैम्बडा इज इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर क्यू के बदले लैम्बडा इनटू एल। ये समझ में आ गया? ये हो गया इक्वेशन 1 अकॉर्डिंग टू गॉस। फिर अकॉर्डिंग टू अस क्या है, वी नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्मूला हमें क्या पता है, बोलो, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds ई डॉट ds। इसे सिंप्लीफाई करो तो कैसा मिलेगा, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds इंटू cos थीटा। हमने अलग से पहले रेडी कर लिया, cos थीटा में थीटा इज 0, cos 0 इज +1। सो व्हाट डू आई गेट फॉर फ्लक्स, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू ds इंटू 1, cos 0 इज 1। आपने इस 1 को अवॉइड भी कर लिया तो चलता है, अगले स्टेप में ऐड कर। अब कौन कांस्टेंट है बेटा, e, तो e मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, अंदर कौन बचा, ds। so this would become e into s, इंटीग्रेशन ऑफ ds is s। पता? तो थोड़ी सी मदद करो, पिछली बार हमें स्फीयर के केस में सरफेस एरिया लेनी, इस बार किसकी सरफेस एरिया लेनी, और सिलेंडर की कौन सी सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया, जिसने इसको ढका है उसने कर्व की सरफेस एरिया लेनी। कितना को पता है सिलेंडर की कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, यस नो, 2 r प्लस h, नो, ठीक है, 2 r स्क्वायर भी नहीं, 2 r, वेरी गुड, हर्षिता का आंसर सही है, 2 r है। मेरे को इतना समझ गया कि तुमने बचपन में मैथ्स रट्टा मारा है, ठीक है, अगर समझे होते फॉर्मूले सारे के सारे प्रूफ होते। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि सीबीएसई स्कूल्स तो मैथ्स लैब के नाम से पैसे भी चार्ज करते, लेकिन मैथ्स लैब कहाँ है कई बच्चों को पता ही नहीं था, और अगर था तो उसके ताले कभी खुले नहीं तुम्हारे लिए, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात और बताओ क्या, मैथ्स लैब नाम की लेबोरेटरी की अलग से जरूरत भी नहीं है। अगर क्लास टीचर के पास एक कैंची और कागज हो तो, मैथ्स के टीचर के पास एक कैंची और कागज है तो क्लासरूम में वो सब कुछ सिखा सकता है उसके साथ। स्टेट बोर्ड स्कूल तो बोलने के बदनाम है, गरीबों की स्कूल होती है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई गरीब अमीर की स्कूल नहीं होती। फाइनली केजी में सब एबीसीडी सीखते हैं और बाद में मेंसुरेशन के फॉर्मूला सब रट रहे, तो फर्क कुछ नहीं पड़ा रटने के बदले। लेकिन आपको कोई अच्छा मैथ्स टीचर मिला होता तो प्रूफ के साथ समझाता, और उसके बाद फिर कभी आप भूलते नहीं। मैंने आपसे क्या मांगा, थोड़ा सरफेस एरिया, कैन आई हैव अ पेपर एंड अ चूड़ी या कड़ा। अभी मैं आपको बता देता कि मैथ्स को कैसे समझ आ जाता है, ठीक है। जिसके पास भी हो दे दो, आन दो, वेरी गुड, एक पेपर भी दे दो, और चूड़ी कड़े होंगे तो वो भी भिजवा दो, और होंगे तो भेजो, ठीक है। जो सभी का हाँ चाहिए मेरे को, अगर नहीं तो फिर मैं बोल दूंगा टूका है रट्टा मार लो, वैसे भी मेरा काम नहीं है वो सिखाना, ठीक है। वो आपके मैथ्स टीचर का ही काम था ना, बाद में खुद के तो बड़े पहचान लेना रे बाबा, ठीक है। आपके हिसाब से सर्कल है आपका, उसकी कर्व लेंथ कितनी है, कर्वेचर की लेंथ कितनी है, इसको अगर मैं काटू खींच के सीधा कर दूं तो एक लेंथ बनेगी, या तो मेरे पास एक रॉड तो उसे मोड़ दूं एक सर्कल बन जाएगा। लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल इज हाउ मच, 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई r, अरे हाँ या ना, पक्का। अब इस 2 पाई r के ऊपर मैंने हाइट बढ़ाना शुरू कर दी, 2 पाई r की मैं क्या कर रहा हूँ, हाइट बढ़ाते जा रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली इनके रेडियस सेम नहीं है, बट आप मान लो कि सबके रेडियस सेम है। तो ये हाइट बढ़ा के मैं कहां तक ले जा रहा हूं, तो ये हाइट h, 2 पाई r 1 सेंटीमीटर, 2 पाई r इंटू 2 सेंटीमीटर, 2 पाई r इंटू 3 सेंटीमीटर, 2 पाई r इंटू 4 सेंटीमीटर, 2 पाई r इंटू 5 सेंटीमीटर। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 पाई r की हाइट बढ़ाते जा रहा हूँ, फाइनली सीन क्या बन जाएगा, हाँ वो सिलेंडर बन जाएगा। समझ भी लो कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पाई r और कितना ऊपर तक जा रहा, तो ये हाइट h, इसलिए कर्वेचर, ये जो है कर्वेचर, कर्वेचर की एरिया क्या हुई, 2 पाई r
इंटू एच। आपको लेकिन अभी भी नहीं समझा, इतना सब डेमोन्स्ट्रेशन नहीं समझा तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरे तरीके, ये समझ गया ना सब, इनको समझा अच्छी बात, उसको उठा के कितना तक ले गए नेक्स्ट हाइट तक खींच देना। तो और जिसे नहीं समझ रहा वो थोड़ी सी मेरी दूसरे तरीके की एक्सप्लेनेशन तो समझ। आ जाओ, एक मिनट पकड़ने की मदद करो, इसको पकड़ के रखो। तो क्या मैं बोल दूं कि ये जो 2πr है वो मेरी ये बेस वाली लेंथ है पेपर के लिए? हाँ या ना? पक्का? पक्का? ठीक है। अब मैं इसे खोल देता हूं सिलेंडर को काट के, तो ये लेंथ 2πr थी, हाँ या ना? और ये रेक्टेंगल की लेंथ एल है। रेक्टेंगल की एरिया कैसे निकलती? लेंथ इंटू ब्रेथ, हाँ या ना? रेक्टेंगल की लेंथ क्या होती? लेंथ इंटू ब्रेथ, और ये ब्रेथ किसके बराबर थी याद करो? व्हेन इट वाज सिलेंडर दैट वाज इक्वल टू 2πr, बराबर। मैंने ब्रेथ के बदले लिख दिया 2πr। तो अब बच्चों एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो याद है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये तो याद है कि एरिया नहीं, तो इसका भी प्रूफ दे सकते हैं। एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ फॉर रेक्टेंगल, सो लेंथ इंटू 2πr, तो 2πr इंटू एल। ये मतलब रट्टा मान के घूम रहे, रेक्टेंगल से उसकी एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। डू यू थिंक देयर नीड टू बी अ सेपरेट डेडिकेटेड सो कॉल्ड मैथ्स लैब? जरूरत नहीं है, टीचर के पास इधर लैब होना चाहिए। तो उसने खोपड़ी का सही इस्तेमाल करा तो आपका कार्यक्रम सही में बड़ा इजी हो सकता है। लेकिन आप लोग को क्या है, सब टीचर बोलता है फार्मूला है, फार्मूला फार्मूला है, रट लो रट लो रट लो, कल याद करके आएंगे तो न्यूमेरिकल जमेगा। अपन भी घर जाके मस्त शिद्दत से याद करते, एग्जाम तक याद रहता, बाद में भूल जाते। उम्मीद करता हूँ याद रह जाए, ठीक है। ये डेमो आंसर का हिस्सा नहीं था, प्लीज संभाल लो, मैथ्स में काम आ जाएगा। अपने अपने पहचान लेना बेटा, किसके कौन से खड़े थे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने खड़े सप्लाई किए और पेपर सप्लाई किए। अब ई के लिए मैंने लिख दिया बच्चों ई, और सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सिलेंडर बी। सिलेंडर कहां पर देता हूं? गॉसियन सिलेंडर बी। गॉसियन क्यों बोला? ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करके बनाया, ठीक है। तो गॉसियन सिलेंडर बी का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना? 2πr इंटू, एक तो आप एच बोल सकते थे, हाइट ऑफ द सिलेंडर बोल के, लेकिन हाइट ऑफ द सिलेंडर को मैं ऑलरेडी एल बोल चुका हूं, 2πr इंटू एल। यहां तक कोई एक्शन? अरे हाँ या ना? तो ई इंटू ई के लिए लिखा सरफेस एरिया 2πr, एच के बदले एल ले लिया, और दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 तो बॉक्स के हिसाब से था, बड़ा आदमी है तो उसको 1 नंबर पे डाल दिया। हम थोड़ा छोटा आदमी पीछे से आया, अपने आप को 2 नंबर पे रखा। एक छोटा आदमी हमेशा छोटा नहीं रहता, बड़े लोगों की बराबरी कर लेता। तो अब ये स्कूल को 1 तक लेके जाएंगे तो क्या बोलूंगा? लक्स इधर, लक्स इधर। तो जो आज लक्स का इधर हो रहा है वो आज लक्स का इधर हो रहा है। तो इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम हो रहा है, तो राइट हैंड साइड भी सेम हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 है क्या मिला मेरे को? E इंटू 2πr इंटू एल इक्वल टू लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर। कोई अड़चन? एम क्या है? टू फाइंड ई। अभी तक का कोई बहुत बड़ा तो नहीं माना जिसमें मेरे डिस्क्रिप्शन एलोंगेट हो गए, आपकी बेसिक्स नहीं आती थी करके। अभी तक हमने क्या किया? पहले डायग्राम बने, सिलेंडर के ऊपर चार्ज रखा, वो उसको चार्ज सरफेस के बाहर था, तो उसे एनक्लोज करवाने के लिए गॉसियन सिलेंडर भी कवर कर दिया। इंटेंसिटी ढूंढना था। पहला स्टेप बॉक्स के हिसाब से फ्लक्स निकाला, दूसरा स्टेप हमारे हिसाब से फ्लक्स निकाल दिया, तीसरा स्टेप दोनों फ्लक्स को इक्वेट, इतने छोड़ा भी लगा। मेरा ये में ई ढूंढना, तो इसको रखूंगा लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सबको घुमा दूंगा राइट हैंड साइड में। खाली मैं तो स्फीयर के और भी तो ऐसे ही कर रहे थे, तो प्रोसीजर सेम है। अगर मैंने बच्चों ई को रख लिया लेफ्ट हैंड साइड में और बाकी सबको घुमा दिया राइट हैंड साइड में, तो 1 अपॉन 2πr है ना, मल्टीप्लिकेशन में तो राइट साइड के डिवीजन में, इनटू कौन है राइट हैंड साइड में? लैम्बडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और 1 में लड्डू फूटा होगा तो भाई इसकी एल काट डालो, ठीक है। तो इसकी जो एल थे वो मैंने कटवा दी, लेंथ इसकी लेंथ मैंने कटवा दी। अब जैसी लेंथ कट गई तो मुझे कुछ बोलना है। अगर ये लेंथ 5 सेंटीमीटर होगी, ये जो इनफाइनाइट सिलेंडर बोल दिया,
5 सेंटीमीटर का होता है, यहाँ लैमिना टू 5 लिखता, तो यहाँ पे भी 5 है तो 5 कट जाता। मान लो इस सिलेंडर 10 का होता, यहाँ 10 लिखता, यहाँ 10 लिखता, 10 कट जाता। ये इंफिनिटी का है तो वहां इंफिनिटी और यहाँ इंफिनिटी लिखता वो भी कट जाता। तो इन अदर वर्ड्स इंटेंसिटी को उस लेंथ से कोई लेना देना ही नहीं है। छोटी लेंथ है या इनफाइनाइट लेंथ है, लेंथ पे तो डिपेंडेंसी शुरू क्योंकि कैंसिल हो गया। चलो इनफाइनाइट लेंथ है, आप उसे टाइम पास कर रहा है, कंफ्यूज कराने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात ध्यान में कि we are finding intensity and intensity is independent of length, that gets cancelled away. अब ऊपर में इंफिनिटी तो नीचे में इंफिनिटी कैंसिल कर दो, ऊपर का 10 सेंटीमीटर नीचे का 10 सेंटीमीटर तो कैंसिल, फाइनाइट लेंथ और 10 तो भी कटता है, इनफाइनाइट लेंथ तो भी कैंसिल हो जाता है। इन अदर वर्ड्स intensity is independent of the length of the cylinder. तो इनफाइनाइट लेंथ दे या ना दे we don't bother, हमें अप्रोच यही है, एल कैंसिल हो गया, इंटेंसिटी डजंट डिपेंड अपॉन लेंथ, ये साबित भी हो गया। अब बच्चों मेरा इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन चुका है, तो ये फॉर्मूला क्या दिख रहा है मुझे, E is equals to, therefore E is equals to 1 upon, ध्यान से देखो जुगाड़ कर रहा हूं, एप्सिलॉन नॉट इधर करता हूं, ये r को उधर कर देता हूं, I get 1 upon 2 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन r। ये जो फॉर्मूला बना चुके हो, ना पर अपने आंसर को रोक दो, पूरे मार्क्स मिल जाए। ठीक है, आम था इंटेंसिटी ढूंढना, मैंने ढूंढ लिया, इंटेंसिटी ढूंढने को बोला, मैंने ढूंढ के फिनिश ऑफ कर। तो यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो गया। पहला पार्ट का डायग्राम बनाना 1 मार्क, दूसरा पार्ट का गॉस के हिसाब से प्लस बताना और 1 मार्क, तीसरा पार्ट हमारे हिसाब से प्लस निकालना, तीसरा मार्क, चौथा पार्ट दोनों प्लस को इक्वेट करके इंटेंसिटी निकालना, एंड वी आर डन विद द आंसर। इफ द क्वेश्चन इज राइट, द एक्सप्रेशन तो हमने कर लिया। ठीक है, इसका फोटो ले लो, रिपीट करना है नहीं करना। ठीक है, अब इसके बाद मैं इसके एडेड कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको न्यूमेरिकल सॉल्विंग और एमसीक्यू सॉल्विंग में मदद करेंगे। हो गया फोटो डेटा, हो गया बेटा। चलो, तो अब हमने पहली सिचुएशन में r ग्रेटर देन r के लिए इतनी पूरी डेरिवेशन करके क्या सीख लिया है, फाइनल कंक्लूजन हमने सीखा है कि एट ए पॉइंट आउटसाइड द चार्ज सिलेंडर, ये चार्ज सिलेंडर है, पॉइंट उसके आउटसाइड है, एट ए पॉइंट आउटसाइड मतलब r ग्रेटर देन r, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 1 by 2 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू लैम्डा अपॉन r। ये समझ गया। अब मुझे जो बोलना है फटाफट सुनते जाना, नजरें इधर से हिलाना मत, बिल्कुल नजरें यहाँ बने रखना। पिछली बार अब हमने जब स्फीयर के लिए सॉल्व किया था एक्सप्रेशन, तो इंटेंसिटी थी 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू q by r स्क्वायर। तो मेरे पास पिछली बार रिलेशन थी E प्रोपोर्शनल 1 by r स्क्वायर, लेकिन इस बार रिलेशन में r स्क्वायर है ही नहीं। तो सिलेंडर पर आप काम कर रहे हो तो E is inversely proportional to R and not inversely proportional to R square। स्फीयर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, सिलेंडर में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। क्या ये बात कंपैरेटिव है? नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, आंसर में एक्सप्रेशन में स्क्वायर रहेगा नहीं। बट अब ये आपको कंपैरिजन समझ में आ गया, रिलेशनशिप ध्यान में आ गई, तो मैंने यहाँ से कंक्लूजन बना लिया, देयरफॉर E is inversely proportional to R। ये कंक्लूजन अलग से बना लिया। अब मुझे फिर से स्फीयर पे जाना है। स्फीयर के केस में जब आप इंटेंसिटी निकाल रहे थे तो फॉर्मूला था 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट इनटू q by r स्क्वायर। मुझे याद आता है आपको एक फंडामेंटल सिखाई गई थी कि फॉर फास्टर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन यू आर सपोज्ड टू पुट दिस वैल्यूज, 4 की वैल्यू 4, pi की वैल्यू डाल दो 3.142, एप्सिलॉन नॉट के 8.85 into 10 power minus 12 SI यूनिट्स। ये सबको सिंपलीफाई करके क्या मिलता था? 9 into 10 to power 9। तो बाकी का एक्सप्रेशन में जो भी वैल्यू दी जाएगी उसको डाल के हम आंसर निकाल सकते थे। अगर मेरे पास एक्सप्रेशन में 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट होता है तो कैलकुलेशन जल्दी भी पास, नहीं तो क्या होगा 1 upon 4 pi एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करने में तुम्हारा कितना टाइम लग जाएगा, और उसके बाद इसका सिंप्लीफाइड वैल्यू ले तो कितना जल्दी काम हो जाए। तो इसलिए हमने ये 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट का एक्सप्रेशन को पसंद किया है, जिसका रेडीमेड आंसर हमारे पास तैयार है। लेकिन मेरे पास इस बार एक चैलेंज आ गया
I have 1/2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन मुझे किसका वैल्यू पता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट का। तो अब हमने जुगाड़ कर लिया। क्या ये मैथमेटिकली ट्रू है? किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई डिवाइड बाय सेम नंबर कर दो तो सही होता है नहीं होता है? Therefore, E equals 1 के लिए 1, 2 2 4 pi epsilon naught, 2 into lambda is 2 lambda upon r। क्या मैं अभी उसी एक्सप्रेशन पे हूँ कि कुछ नया बन गया? वही एक्सप्रेशन है, क्योंकि अगर देखो अगर 2 1 साइड 2 4 आंसर भी नहीं पहुंच जाओगे। तो क्या मैथमेटिकली मैंने कोई गलत काम किया है? मेरा फार्मूला तो अभी भी वही है, लेकिन सिर्फ इसमें एडवांटेज क्या मुझे मिल जाता है कि मुझे 1/4 एप्सिलॉन नॉट नजर आता है, मैं 9 into 10⁻⁹ वाला फायदा ले सकता हूँ। सिर्फ फर्क है कि लैम्बडा जो है 2 लैम्बडा लेना पड़ेगा, लेकिन मल्टीप्लाई बाय तो करने में कैलकुलेशन को टाइम ज्यादा नहीं लगता। लेकिन अगर यहाँ पे 1/2 फिर पाई के अभी फिर एप्सिलॉन नॉट डालते तो आंसर ये नहीं आता, तो कैलकुलेशन लंबा हो जाता। इसलिए मैंने इस 2 को जबरदस्ती 4 बनाया बाय मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। ये समझा क्या? थ्री न्यूमेरिकल जुगाड़ है। यहाँ पर 4 को लेकर आ गए, तो के बदले 4 बनाने के यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। मैथमेटिकली हमने कोई गड़बड़ नहीं की, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ये नया वर्जन समझा क्या? बढ़िया। Teacher sometimes can make a trouble for you। कैसे? पिछली बार चार्ज देने के बदले उसने सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी, तो हमने क्यू को हटाया और सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिग्मा लेकर यहाँ पर भी टीचर से ट्रैप डाल सकते हैं लैम्बडा, यानी कि लीनियर चार्ज डेंसिटी देने के बदले सरफेस चार्ज डेंसिटी दे। तब क्या करोगे? व्हाट टू डू? तो उसके लिए हमें लैम्बडा को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। कैसे करते हैं उसका अभी मैं आपको रफ बता दूं, बाद में इधर पेयर कर लें। मुझे जल्दी से बताना, चार्ज किसने एनक्लोज करके रखा है? बी ने। अब चार्ज है किसके सरफेस पर? अगर मुझे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना है तो मुझे गॉसियन स्फीयर बी चाहिए कि ओरिजिनल सिलेंडर ए चाहिए? ओरिजिनल सिलेंडर ए चाहिए, जो चार्ज उसके ऊपर है। सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंबल बोलो सिग्मा, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन सिलेंडर ए। वो भी कौन सा चार्ज? एनक्लोज्ड चार्ज। तभी तो गॉस थ्योरम वाला पढ़ना चलेगा। एनक्लोज्ड चार्ज ऑन सिलेंडर ए डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। वो भी कौन सा सरफेस एरिया? एनक्लोज्ड वाली, पूरी वाली नहीं है तो इनफाइनाइट का निकालते निकालते पगले हो जाओगे। एनक्लोज्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, यहां तक सिग्मा का आपको समझा? देयरफॉर सिग्मा के लिए लिखा सिग्मा एनक्लोज्ड चार्ज CHARG चार्ज होना, एनक्लोज्ड चार्ज ऑन ए कितना है? तो मैंने बोला यूनिट लेंथ ले लैम्बडा, यूनिट लेंथ ले लैम्बडा। तो गिवन लेंथ L है, उसके लिए कितना? L लैम्बडा या लैम्बडा L, जो भी आपको लगे अच्छा। तो क्या मैं बोल दूं एनक्लोज्ड चार्ज ऑन A इज लैम्बडा L, लैम्बडा इनटू L, हाँ या ना? इसको हम Q बोल सकते थे, Q इज इक्वल टू लैम्बडा इनटू L। एग्रीड? तो न्यूमरेटर विल गेट डिवाइड बाय एनक्लोज्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। ई नहीं, एनक्लोज्ड एरिया मतलब मुझे यहां तक लेना, ऊपर का नीचे का नहीं लेना है। बताओ क्या सरफेस एरिया लोगे? 2 पाई r इंटू एल। बच्चों मैंने 2 पाई तो लिख लिया, r लिखने में मैं डर रहा हूं, एल भी लिख दिया। r कौन सा वाला लू? कैपिटल आर या स्मॉल आर? वेरी गुड। तो सिलेंडर ए की बात कर रहे, सिलेंडर ए वाला रेडियस दो। देखो फिर से एक मजेदार बात हो गई है, लेंथ कितनी भी रहे, इनफाइनाइट रहे या ना रहे, लेंथ के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है? इट गेट्स कैंसिल्ड अवे। अब मुझे बताओ सिग्मा की वैल्यू क्या बनी? सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन पाई आर, सॉरी पाई कैपिटल आर। देयरफॉर मुझे तो यहाँ पे किसको गायब करना है? लैम्बडा को, क्योंकि टीचर ने लैम्बडा नहीं दिया, सिग्मा देना है। देयरफॉर लैम्बडा वुड बी इक्वल टू सिग्मा इनटू पाई कैपिटल। यहां तक समझा? अब ये जो एक्सप्रेशन है लैम्बडा इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 2 पाई आर, मैं यहां डालना चाहता हूं, ठीक है? इसको नंबर क्या दे दो अभी का? बी बोल दो। 1 और 2 तो हमने पहले ही ले लिए थे। 1 था फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, था फ्लक्स अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशंस। इसको अभी का 3 बोल दिया, ठीक है? और अभी मैंने क्या ढूंढ लिया? लैम्बडा इज इक्वल टू सिग्मा इनटू 2 पाई कैपिटल आर। इसको इक्वेशन 4 बोल देता हूं।
ये समझ में आ गया कैसे लाए? अब ये इक्वेशन 4 वाला लैम्बडा इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो देयरफॉर E would become equal to 1/2 pi epsilon naught into लैम्बडा के बदले सिग्मा into 2 pi कैपिटल R अपॉन स्मॉल r। अब देखो तुम इंसान का डॉक्टर बनने वाले हो, क्योंकि इंसानों के 2 पैर होते हैं, तुमने दोनों पैर काट डाले। पिछली बार तुम जानवर के डॉक्टर बनोगे 4 पैर काटे थे, पर इंसान की डॉक्टर बनती है 2 पैर काटे। ठीक है यार, अब क्या बचा? जो बचा हुआ हमारा एक्सप्रेशन भी है, क्या लिखूं मैं? थोड़ा जगह बना ले। देयरफॉर E is equals to, बोलो क्या है? 1 into sigma into r, सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट into स्मॉल r। तो मुझे क्या मिल गया? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फॉर ए सिलेंडर फॉर ए पॉइंट आउटसाइड इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये था इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। थोड़ा सा याद दिला दो, स्फीयर के केस समझ किए थे अपन ने, क्या था स्फीयर के केस में? स्फीयर के केस में E was equals to sigma r square upon epsilon naught small r। चेक द डिफरेंस। जब यहाँ पे E था तो इट वाज 1/4 pi epsilon naught into q by r square। यहाँ पे स्क्वायर 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 सब है when we are talking about sphere, और यहाँ पे स्क्वायर नहीं तो इधर भी स्क्वायर नहीं है when we are talking about स्फीयर में हर जगह स्क्वायर आ रही है डिस्टेंस में, और सिलेंडर में एक जगह भी स्क्वायर नहीं आ रही डिस्टेंस में। समझ में आ गई बात? देखो पिछली बार यहाँ पे स्फीयर में हाफ स्क्वायर लाए थे, यहाँ पर भी हाफ स्क्वायर, सिलेंडर के केस में यहाँ पे हाफ स्क्वायर नहीं आया, और इधर में भी हाफ स्क्वायर कहीं पर भी नहीं चल रहा, यहाँ पे आएगा सब में भी। ये क्लियर? कंपैरिजन में अच्छा है। कंपेयर करके याद रखो तो भूलोगे नहीं, कंपेयर करके नहीं याद रखो तो हर एक फॉर्मूला आपके एक नया बॉक्स आ जाएगा। जैसे मैं कंपेयर करवा भी रहा हूँ, आपसे एक्सपेक्ट भी करता हूँ कि कंपेयर कर करके पढ़ना। इनफैक्ट एक समरी चार्ट बना लेना कंपैरिजन वाला। अगर आप बोलेंगे तो मैं एक समरी चार्ट बना के भी दे दूंगा। फिलहाल मुझे बोलो यहाँ तक समझा नहीं। स्पेशल केसेस देख लेते। जो प्राइमरी केस थे केस 1 बोल चुका हूं, तो स्पेशल केसेस वुड बी केस 2 एंड केस 3। केस 1 में अंदर स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, तो 2 में अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल R। इसका मतलब पॉइंट P को मैं यहां नहीं रखना चाहता हूं, सरका के जस्ट आउटसाइड द चार्ज सिलेंडर A लेना चाहता हूं, से इस नए पोजीशन को P डैश बोलते हैं। तो फिर मेरा स्मॉल r कितना होगा? यहां से यहां तक, जस्ट आउटसाइड तक, तो अप्रोक्सीमेटली नो से कैपिटल R के बराबर मान। ठीक है। और तीसरी सिचुएशन क्या दे सकते हैं टीचर? पॉइंट P, सॉरी P डबल डैश बोल देता हूं, इज लाइंग इनसाइड द चार्ज द सिलेंडर A। तो अब ये जो स्मॉल r है वो कैपिटल R से छोटा है, बराबर? ये दो स्पेशल केसेस आ रहे हैं बेटा। जैसे यहाँ पे तुमने r और r इक्वल कर दिया, इंटेंसिटी क्या होगी बोलो? E is equals to ओरिजिनल फार्मूला सिग्मा कैपिटल R अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, और ये स्मॉल r के बजाय आप क्या डालने वाले हैं? कैपिटल R। फिर क्या होगा? कैपिटल R कैंसल, मेरे पास इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या बचा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और याद होगा तो स्फीयर में भी एग्जैक्टली सेम फार्मूला, वहां r स्क्वायर कर दिया था, यहाँ r कर दिया, इससे फार्मूला सही बच गया। पक्का? यहाँ पर एक कंफ्यूजन और भी बनता, अगर पॉइंट जस्ट आउटसाइड द चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो, जो स्फीयर हो या सिलेंडर फर्क नहीं पड़ता, तो फॉर्मूला इज ऑलवेज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब मैंने कोई और तीसरा ऑब्जेक्ट दे दिया अजीबोगरीब शेप का कुछ, और पॉइंट भी इसके भी जस्ट आउटसाइड दे दिया, डायरेक्टली एमसीक्यू बना के उसके बताओ दे बेटा इसकी इंटेंसिटी कितनी है। ये हम देख चुके हैं अभी पिछले दोनों केसेस में, ये पॉइंट अगर जस्ट आउटसाइड रहे तो शेप का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, शेप के आर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसमें तो कट जाता है। तो कोई इरेगुलर शेप दे दूं, स्फीयर सिलेंडर के अलावा कोई और दूसरा शेप दे दूं, तब भी हर बार फॉर्मूला क्या रहेगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन शर्त क्या है? पॉइंट शुड बी जस्ट आउटसाइड, वेरी क्लोज। तो ये फॉर्मूला हर एक ऑब्जेक्ट में वैलिड हो चुका है, दो ऑब्जेक्ट्स में तो हमने प्रूव भी कर दिया। ठीक है। अब तीसरी सिचुएशन की इंटेंसिटी बताओ, और ब्रिलियंट होगा बेटा, इंटेंसिटी 0। शाबाश। क्यों?
हम टीचर को क्या समझाएंगे? टीचर देखो पॉइंट पी को जो रेडियस है उसका मैंने एक गॉसियन सिलेंडर बनाया, गॉसियन सिलेंडर नाम रख दिया सी, पता उसने चार्ज कितना इंक्लोज किया है? कुछ नहीं। सिंस चार्ज एनक्लोज बाय द न्यू सिलेंडर इज 0, therefore उस 0 को मैं यहां डालूंगा। कैसे आएंगे यहाँ पर? लैम्बडा बॉक्स Q अपॉन L, याद है क्या? Q को डालोगे 0, 0 अपॉन L would be लैम्बडा बन गया 0, 0 into everything would be 0। फाइनली मुझे इंटेंसिटी क्या मिल गई? 0, सिंस चार्ज एनक्लोज was 0। ये बात समझी क्या? चार्ज एनक्लोज 0 है तो 0 अपॉन L would be लैम्बडा, दैट इज अगेन 0, वो 0 यहां डालूंगा, एंटायर एक्सप्रेशन बिकम्स 0। पक्का समझ गया? पक्का रे? मैंने यहाँ पे स्पेशल केसेस भी कंप्लीट कर लिए, आप इसका फोटो लेना चाहो तो ले लो। हो गया? इसके बाद मैं आपको उससे एक छोटी सी चीज एक्सपेक्ट करूंगा, वो ये तीसरा एप्लीकेशन फुट ट्रायल। तीसरे एप्लीकेशन की सिचुएशन क्या रहेगी उसके लिए थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। वो वेरी सिंपल सिचुएशन है। अभी ये दोनों एप्लीकेशन जो बताया कभी 3 कभी 4 मार्क हो सकते, लेकिन तीसरा एप्लीकेशन एक सब एग्जाम में आएगा नहीं, और आए भी तो 2 मार्क के ऊपर का रहता नहीं, कि डायरेक्शन इज वेरी 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 स्मॉल। आपको हमने इन्फिनाइट एरिया का रेक्टेंगुलर सरफेस दिया, इन्फिनाइट तो दिखाई नहीं पाएंगे, इससे एक फाइनाइट क्वांटिटी दिखा दी। इसके ऊपर चार्ज है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो समझो कि दिस इज दैट इन्फिनाइट एरिया वाला ऑब्जेक्ट। तो जो चार्ज यहां पर भी रहेगा क्योंकि ये आउटर सरफेस है, और चार्ज यहां पर भी रहेगा क्योंकि ये भी आउटर सरफेस। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो दोनों ही आउटर सरफेस है, इसके हिसाब से समझ लेंगे। तो इधर भी इंटेंसिटी आएगी और इधर भी इंटेंसिटी आएगी, तो इस बार दो सरफेस इंटेंसिटी से। ये बात समझ रहे? बस इतना ही ध्यान रखना है। आपको क्या करना है कि अगर यहां से बाहर आपको एक पॉइंट बी दे दिया जाए, तो आप यहां से एरिया डीएस ले लो, और एरिया डीएस के साथ एक सिलेंडर बना दो इस पॉइंट बी तक, इस तरफ भी और इसके पीछे वाले साइड में भी। यहाँ के चार्ज से एक इंटेंसिटी इधर आएगी और एक इंटेंसिटी इधर आएगी, और वो कितनी रहेगी? इंटेंसिटी कैसे निकालते हो? पहले एक बार फ्लक्स निकालोगे एज पर गॉस थ्योरम, फिर एक बार फ्लक्स निकालोगे ई डॉट डीएस करके, ठीक है, और फिर जब इन दोनों फ्लक्सेस को इक्वल करोगे और इंटेंसिटी ढूंढ लो, ठीक है। अब मैं ये काम आपको इसलिए भी दे रहा हूँ कि यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करने की जरूरत ही नहीं है, कि आपने एरिया जो चुन के रखी होगी चुनी है और डीएस ही चुनी है, और इंटीग्रेट करके इन्फिनाइट एरिया लेके कोई मतलब नहीं है, आप सिर्फ डीएस के टर्म्स में वर्कआउट कर लिया, ठीक है। वहां पर आपको इंटीग्रेशन का स्टेप बच जाता है, इसलिए भी अक्सर लोग पूछते नहीं है, पूछा तो दिमाग के ऊपर पूछेंगे। बट अब मुझे जो बताना है वो क्या, आपने पॉइंट अगर जस्ट आउटसाइड था तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होना है? सिग्मा अपॉन दो सरफेसेस है, दोनों से इंटेंसिटी निकलेगी, तो आपको फॉर्मूला कितना, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप ट्राई करके देखना। नहीं समझे एक बार नोट्स या बुक्स पढ़ के देखना, नहीं समझे तो मेरे से पूछना, अगले क्लास में मैं डेरिवेशन बताऊंगा। ऐसे तो 2 मिनट में खत्म हो गया होगा, फिर आप मेहनत नहीं करोगे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप एक बार ट्राई करके देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम एक्चुअल डिटेल्स में जितना लेना चाहिए था मैंने पूरा ले लिया। थैंक यू वेरी मच।